Let's start the second chapter of history of class 10th, and the name of the chapter is Nationalism in India. Okay? See, as you have seen, क्या मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, हम लोगों ने इससे पहले कहाँ के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा? यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, यानी जो मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशनलिज्म का मतलब ही क्या था? नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन। अब नेशन स्टेट्स क्या होता है? जहाँ पे सिटीजन्स के साथ साथ रूलर्स को भी ये फीलिंग्स होती है कि हमारा देश जो है वो क्या करे? डेवलप करे, प्रोग्रेस करे, एंड ऑल द पीपल आर वेरी मच डिवोटेड, डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। फीलिंग ऑफ वननेस आती है लोगों के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड नेशन स्टेट्स। और जब आप चाहते हो कि आपका देश एरिया वाइज टुकड़ों में पैचवर्क नहीं हो, जहाँ की एक सिंगल एक आइडेंटिटी हो, यूनाइटेड आइडेंटिटी हो देश की लोगों की, दैट इज़ कॉल्ड नेशन स्टेट्स। इट ऑल्सो मीन्ड, मतलब उसका मतलब क्या था? मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब ये था कि ये लाया लोगों के अंडरस्टैंडिंग में चेंज, पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, कि वो कौन थे, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, और उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान क्या थी, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये सारा कुछ था, नेशनलिज्म से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने ये भी उस चैप्टर में देखा कि न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया? बाउंड्रीज़ को, कम्युनिटीज़ के बाउंड्रीज़ को फिर से डिफ़ाइन किया। नए नए सिंबल्स थे, आइकन्स थे। In most countries, the making of this new national identity was a long process. तो देखो ये सारा जो प्रोसेस हुआ, तो किसी किसी कंट्री में ये क्या था? In most countries, the making of this new national identity was a long process. कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा समय लगा इसमें। How did this consciousness emerge in India? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेम तरह की कॉन्शियसनेस कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, और नेशन स्टेट्स क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या क्या है, ये इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ, ये हम इसमें देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, हाउ इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेशन स्टेट। इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज़, इंडिया और बाकी दूसरे कॉलोनीज़ में, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. अब इस लाइन को जरा समझो। Here it is being said कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, in India and as in many other colonies, जो दूसरे कॉलोनीज़ थे, कॉलोनीज़ मतलब थोड़ा समझ लो, जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तो सिर्फ उस समय हमारा देश ही गुलामी था। ऐसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वर क्या गुलाम थे? किसके? ब्रिटिशर्स के। वो अपनी कॉलोनीज़ हर कंट्रीज़ में उनके थे। और उस समय जानते हो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ किससे रिलेटेड था? द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म किसी भी देश में जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वो किससे कनेक्टेड थी? इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। यानी लोग जहाँ पे भी, यानी मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब ही क्या था? कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट करना, यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी क्या? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनके जो ट्रेड थे, या उनकी जो भी एक्ट आते थे, रिफॉर्म एक्ट, हम लोग देखेंगे एक एक करके उसमें, उसके अगेंस्ट जाना। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. देखो, लोग पता है अपने यूनिटी को कैसे डिस्कवर किए, लोगों को कैसे पता चला कि दे आर वन, दे आर यूनाइटेड
People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. जब वो colonialism के against struggle कर रहे थे, at that time they just discovered about their unity. देखो कौन सी चीज़ थी जो सब लोगों को आपस में जोड़ रही थी, यूनाइट कर रही थी? द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म. मतलब सबको ये था, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, सबको ऑप्रेस्ड किया जा रहा था. किसके समय में? कॉलोनियलिज्म के अंडर कॉलोनियलिज्म. अब इस चीज़ ने, अब मान लो जिस जिस कंट्री में लोगों को ऑप्रेस्ड किया जा रहा था अंडर कॉलोनियलिज्म, तो सारे लोग ना एक तरह से बॉन्डिंग बन गई. प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड, जिसने लोगों को जोड़ा, मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ठीक है कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लोग लड़े सही, ठीक है, स्ट्रगल भी किए, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रगल के पहले हर जो ग्रुप था और क्या था, ग्रुप ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, सब के लिए इन लोगों का इफ़ेक्ट अलग अलग था, डिफरेंट था, उनके एक्सपीरियंस अलग अलग थे, एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. सो ऑब्वियसली यहाँ पे कह रहा है कि जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग जो ग्रुप था, उन लोगों ने कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट को अलग अलग तरह से क्या किया, फील किया. उनके एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे और उनका जो नोशंस था, यानी आइडियाज़ जो था फ्रीडम का, वो भी क्या था, हमेशा सेम नहीं था, सबका अलग अलग था. मीन्स आज़ादी का मतलब सबके लिए ये नहीं था कि हमारा देश आज़ाद हो, ठीक है. उनका मतलब उनका सब किसी किसी का अपना पर्सनल गेन भी था उसमें. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, ठीक है, कांग्रेस उस समय पार्टी जो थी. और एक चीज़ और याद रखना, शुरू से महात्मा गांधी उसमें नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब महात्मा गांधी कांग्रेस को, जब उन्होंने बागडोर कांग्रेस की अपने हाथों में ली, जब वो यहाँ पे कांग्रेस के जो भी चीज़ें थी, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उसके अंदर जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ होता था, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महात्मा गांधी ने ली. तो इसीलिए कह रहा है कि द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लोग थे, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस था, सबका अलग अलग नोशंस था फ्रीडम के बारे में. गांधी जी ने वही किया. गांधी जी जब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, सब इस सारे ग्रुप को यूनाइट करने का, विद इन वन मूवमेंट. उनके सारे अलग अलग स्ट्रगल को एक मूवमेंट में जोड़ने का काम किया. बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन एक चीज़ याद रखो, यूनिटी कभी भी आती है तो बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं आ सकती. कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एंड नो डाउट इसमें भी हुए. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, पहले के जो आपने टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th centuries. पहले में आपने देखा होगा फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th centuries, मतलब 1910 तक तुमने पढ़ लिया. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s. 1920s के बाद जो भी मूवमेंट हुए, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, किसने शुरू किया, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स. We will explore how the Congress sought to develop the national movements. हम लोग ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कांग्रेस ने कैसे डेवलप किया नेशनल मूवमेंट को. How different social groups participated in the movements. फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. और कैसे नेशनलिज्म ने लोगों के ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, कैप्चर्ड किया. 1920 से शुरुआत होगी इस लेसन में. पूरा हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. क्वेश्चंस भी होंगे आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से होंगे, ओके. और कांग्रेस ने क्या क्या किया, कैसे डेवलप किया नेशनल मूवमेंट्स को, ठीक है, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स को यूनाइट किया अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे देखो, अप्रैल 6 अप्रैल 1919 का, ओके.
आप अपनी बुक में, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हो। 6 अप्रैल 1919, mass processions on the streets became a common features during the national movements। देखो इस तरह के सीन जो थे, आप अपना बुक खोल के देख लेना। तो मास प्रोसेशन यानी लोगों की भीड़ और प्रोसेशन निकलना गलियों में बहुत ही कॉमन फीचर हो गई थी जब हमारे देश में नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, कैसे ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे। क्या क्या? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, अब देखो, इन द ईयर आफ्टर 1919, यहाँ पे कह रहा है कि इन द ईयर्स आफ्टर 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज़। 1919 के बाद हम लोग देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे एरिया में ये फैला, न्यू एरियाज़। क्यों? देखो सब जगह फैला और इसमें इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, इसमें बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब दे बिकेम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने नए नए स्ट्रगल के मोड्स डेवलप किए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, तो हम इस डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे? व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और ये जो इनकॉर्पोरेशन हुआ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का, ये जो शुरुआत हुई, ये फैला, इसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। ऑब्वियसली देखो कभी कोई युद्ध होता है तो उसका एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता ही है। इकोनॉमिक सिचुएशन में ये होगा कि मान लो कोई देश 7 साल 5 साल 4 साल तक युद्ध करेगी तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी ख़राब होगी, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी। ओके, पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, युद्ध के बाद क्या होता है। मोनार्की के जगह पर आपका रिपब्लिक आएगा या फिर रिपब्लिक डिक्टेटरशिप आएगा, वी नेवर नो कि क्या होगा, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज होती ही है। दैट्स वाई हियर इट हैज़ बिन रिटन कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक। कोई भी, ये सिर्फ इसी वॉर के लिए याद मत रखना, कोई भी वॉर होती है, कोई भी युद्ध होती है तो नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन वो क्रिएट होता ही है। अब कैसे होता है ये देखो, इट लेड, मतलब ये हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने क्या, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। होगा ही, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ? डिफेंस एक्सपेंडिचर में, विच वॉज फिनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, जिसको कैसे फिनेंस किया गया? वॉर लोन्स ने किया। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। देखो अब मान लो कि सरकार को ये अगर मान लो वॉर हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव वर्क तो बंद हैं, तो आपके उनको और पैसे की ज़रूरत हो रही है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली लोन्स लेगा एंड देन टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? टैक्सेस बढ़ेंगे। टैक्सेस में क्या क्या होंगे? कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ेंगे, वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ रेज किए गए। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And income tax introduced. So this is the most important part. You must keep it in mind that income tax introduced during First World War. Okay. Through the war years, prices increased. It's but natural. कि कह रहा है कि वॉर ईयर्स के समय क्या हुआ, प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी। कितनी बढ़ी? डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, मीन्स 1913 से 1918 के बीच में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी। और उससे क्या हुआ? लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। देखो उससे सबसे ज़्यादा कौन इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? कॉमन पीपल पे, और जो पुअर लोग हैं उन पे। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ा, एक्सट्रीम हार्डशिप था फॉर द कॉमन पीपल। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। इतना ही नहीं,
विलेजेस में मीन्स फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहा था. फोर्सफुली रिक्रूटमेंट यानी यहाँ पर देखो, विलेजेस वर कॉल्ड, यानी गांव के लोगों को कहा गया कि आप लोग सोल्जर्स सप्लाई करो इस युद्ध में. एंड ऑब्वियसली ऑल द पीपल विल नॉट बी एग्री फॉर दैट. तो इन दैट केस उन लोगों ने क्या किया, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी लोग चाह नहीं रहे थे युद्ध में जाना, लेकिन ज़बरदस्ती उनको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया गया एज ए शोल्डर्स, और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर हुई, लोगों में बहुत गुस्सा था. देन इन 1918, 19 एंड 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड. देखो पहले तो ये स्थिति हो गई, उसके बाद क्रॉप्स फेल्ड हुआ इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, resulting in acute shortages of food. Obviously acute shortages मतलब क्या, बहुत ज़्यादा फूड की कमी हो गई. अब देखो इसके साथ साथ इतना ही नहीं हुआ, एक तीसरी भी चीज़ हुई. दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic. तीसरी चीज़ क्या हुई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुई. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 में जो सेंसस हुआ, 12 to 30 million people perished as a result of famines and the epidemics. तो इतने लोग क्या हो गया, मर गए. किसकी वजह से, फेमाइन की वजह से, एपिडेमिक की वजह से. तो यहाँ पर 3 चीज़ें हुई, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड फेमाइन, थर्ड वन इज़ व्हाट, एपिडेमिक. पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. लोगों को ऐसा लगने लगा, पीपल होप, लोगों ने ये उम्मीद की थी, दैट देयर हार्डशिप, कि उनकी जो भी परेशानियां हैं, वुड एंड, वो ख़त्म हो जाएंगी, आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, युद्ध के ख़त्म होने के बाद. बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड. उसी समय एक नए लीडर का एमर्जेंस हुआ. कैन यू गेस दैट लीडर? Yes, Mahatma Gandhi, absolutely correct. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. और उस लीडर ने एक नया मोड स्ट्रगल का सजेस्ट किया लोगों को. And what was that new mode of struggle? The idea of satyagraha. That we will just discuss in next video. Thanks for watching.